We had around 874,000 cancer cases in India in 2024. Cancer is growing very fast. It is growing faster than the population. Like after US and China, the case load of the cancer India में बहुत ज़्यादा हो रहा है. किस issues के वजह से we are seeing the rise in the cases? दाने दाने में कैंसर का दम और हम फिर भी उसको खा लेते हैं, जुबान अपनी कैंसरी कर लेते हैं, तो वो सबसे बड़ा रीजन है. पहले सिगरेट स्मोकिंग कॉमन हुआ करता था. सिगरेट स्मोकिंग धीरे धीरे कम हो रहा है रिलेटिवली, लेकिन गुटखा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है. मेरा यंगेस्ट पेशेंट जो मैंने ओरल कैंसर का ट्रीट किया है वो 18 साल का था. बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है. वो मम्मी पापा का एटीट्यूड नहीं बदला है कि बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, उसको तो और खिलाना है और खिलाना है और खिलाना है. What you are saying, sir, कि the more we age, the risk of cancer increases. एब्सोल्युटली. Cancer cases in India in 2024. Is it on the positive side only? There is no positivity in having any cases of cancer, but सिंपल सी बात यह है कि कैंसर बढ़ रहा है. कैंसर ओवरऑल नंबर्स में भी बढ़ रहा है और पर कैपिटा भी बढ़ रहा है. और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, अपन बात कर सकते हैं आगे जाके, लेकिन कैंसर इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. इट इज ग्रोइंग फास्टर देन द पॉपुलेशन. The same research was also telling that India is in the third one. Like after US and China, the case load of the cancer India में बहुत ज़्यादा हो रहा है. So you being a doctor of the cancer, what do you see, sir, कि main किस issues के वजह से we are seeing the rise in the cases? तो पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रिवेंटेबल रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है. वन इज वेरी सिंपल. टोबैको जो सबको पता है, वो लोग तो एडवर्टाइजमेंट में खुद ही बोल देते हैं दाने दाने में कैंसर का दम, और हम फिर भी उसको खा लेते हैं, जुबान अपनी कैंसरी कर लेते हैं. एंड वो सबसे बड़ा रीज़न है. तो इंडिया में जो पहले सिगरेट स्मोकिंग कॉमन हुआ करता था, सिगरेट स्मोकिंग धीरे धीरे कम हो रहा है रिलेटिवली, लेकिन गुटखा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत यंगर एज में बढ़ रहा है. मेरा यंगेस्ट पेशेंट जो मैंने ओरल कैंसर का ट्रीट किया है वो 18 साल का था, और 8 साल की उम्र से वो गुटखा खा रहा है. तो 10 साल में उसको कैंसर हो गया. तो पहले हम ओरल कैंसर्स देखा करते थे, ज़्यादातर 40 भी नहीं, ज़्यादातर 50 प्लस में हुआ करते थे. अभी ज़्यादातर ओरल कैंसर जो मैं देख रहा हूँ वो 30 से 50 के बीच में हो रहे हैं. क्योंकि गुटखा खाना बहुत जल्दी चालू हो गया है और वो बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत इजीली खाया जा सकता है, इजीली उसको छुपाया जा सकता है. तो वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहे हैं. दूसरा डाइट एंड ओबेसिटी. तो वर्ल्ड वाइड करीब करीब 20 से 25% कैंसर्स डाइट और मोटापे से रिलेटेड हैं. इंडिया में अभी तक उतना नहीं पहुंचा है, क्योंकि इंडिया अभी भी सब लोग जोमेटो स्विगी से मंगा के खाने वाले लोग नहीं हैं. ज़्यादातर लोग घर का खाना खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते. जो भी अफोर्ड कर सकता है उसकी डाइट आज से 50 साल पहले जो उसके एंसेस्टर्स की थी उससे ख़राब हो गई. जो अफोर्ड नहीं कर सकते वही हैं जो अभी भी हेल्दी डाइट ले रहे हैं. एंड ये इसीलिए मिडिल क्लास में, अपर क्लास में मोटापा भी बढ़ रहा है. बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा डाइट तो बदल गया है, लेकिन वो मम्मी पापा का एटीट्यूड नहीं बदला है कि बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, उसको तो और खिलाना है और खिलाना है और खिलाना है. जो मांगे वो दे देना है. टाइम नहीं है, उसको मनाएगा समझाएगा कौन. उसकी जगह चलो उसको एक आइसक्रीम दे दो, या उसको बिस्किट का पैकेट पकड़ा दो, या चिप्स पकड़ा दो, तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा. तो चाइल्डहुड ओबेसिटी आज से करीब 20-25 साल पहले से बढ़ना चालू हुआ था, उसके इफेक्ट्स अब दिखने लग गए हैं. यंग लोगों में कैंसर्स बढ़ रहे हैं, एंड यंग लोगों में दूसरी लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बढ़ती जा रही हैं. लोग उसको बोल देते हैं कोविड की वजह से ये हो रहा है. कोविड की वजह से नहीं हो रहा है. हमारी लाइफस्टाइल उसके 30 साल पहले से खराब होना चालू हुई थी, उसके इफेक्ट्स अभी हमको दिख रहे हैं. और ये जो राइज है, जिस रेट से कोविड के पहले बढ़ रहा था उसी रेट से आज भी बढ़ रहा है. तो कोविड उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर है. ये दो तो बहुत बड़े प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं. इसके अलावा एक जो नॉन प्रिवेंटेबल फैक्टर है वो है एज. तो कैंसर एज की बीमारी है. हमारे सेल्स जैसे जैसे डिवाइड होते हैं उसमें गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा होता जाता है, और जितनी हमारी एज बढ़ती है ऑब्वियसली सेल्स को उतने ज़्यादा बार डिवाइड होना पड़ता है, और धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ खराबियाँ आती जाती हैं. तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1950s में 30 साल थी. आज वो 77 साल है. हमारे ओल्डर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू अर्लियर. एंड
भले ही हमारी एवरेज एज अभी भी 26-27 साल है, इंडिया की एवरेज एज, विच इज़ वेरी यंग कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन 60% ऑफ कैंसर्स इन इंडिया हैपन इन पीपल अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स। ओके, मतलब आप समझ लो कि वो इतना छोटा परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का, लेकिन वो सबसे बड़ा कैंसर बर्डन शोल्डर कर रहा है, क्योंकि एज बहुत बड़ा फैक्टर है। और पहले इतने लोग ओल्ड एज तक पहुंचते नहीं थे, तो पहले इतने कैंसर्स नहीं होते थे। जैसे जैसे मेडिकल साइंस बढ़ता जा रहा है, मैं यही बोलता हूँ, देखिए इंसान की मोर्टेलिटी 100% है, ट्रू, राइट? आप 1950s की कोई मूवी देखो, उसमें अगर किसी को टीबी हो गया तो मतलब अब वो जाने वाला है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अब टीबी से कोई नहीं मरता है, मलेरिया से कोई नहीं मरता है, डायबिटीज़ बहुत इजीली कंट्रोल में हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। पहले हार्ट अटैक आया मतलब तो गया, अब हार्ट अटैक के बाद लोग 20-20, 25-25 साल तक जीते हैं। तो भगवान को कोई तो बहाना चाहिए बुलाने का। तो कैंसर एक बहाना बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कारण होगा जिससे हम जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, बाकी बीमारियों से हम ठीक होते जाते हैं, वैसे वैसे कैंसर का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है। व्हाट यू आर सेइंग सर कि द मोर वी एज द रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीजेस। एब्सोल्युटली। तो आपने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा कि मेरी दादी जिंदगी भर वेजिटेरियन थी, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया, तो उनको कैसे कैंसर हो गया? क्योंकि वो आपकी दादी थी, वो उस एज तक पहुंच गई थी कि उनके बॉडी में नेचुरली वो सब प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएं। देखिए हमारी बॉडी ना एवोल्यूशन से बनी है। एवोल्यूशन का प्रिंसिपल ये होता है कि आप रिप्रोडक्टिव एज तक जिंदा रहो, अपने बच्चों को इस लायक बना दो कि वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएं, और फिर आपकी एवोल्यूशन को कोई ज़रूरत नहीं है। तो 45-50 की एज के बाद हमारी बॉडी रैपिडली डिक्लाइन होती है। मैं भी उसी एज में हूँ, बड़ा दुख हो रहा है बोलते हुए लेकिन 45-50 की एज के बाद हमारी बॉडी बहुत रैपिडली डिक्लाइन होती है। तो उसमें दुनिया भर की जितनी बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, वो होने का चांस बढ़ता जाता है। इसीलिए ओल्ड एज में हर तरह की बीमारी ज़्यादा कॉमन होती है, इंक्लूडिंग कैंसर। आपके इस बात से एक्चुअली इट स्केयर्ड मी टू ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है कि एक परसेप्शन ये बना हुआ है दैट कैंसर इज समवॉट अ प्रिवेंटेबल इन द सेंस कि दैट इफ वी फॉलो अ करेक्ट गाइडलाइंस वी कैन नेवर गेट कैंसर। हमको ये लगता है कि लाइक कार्डियक डिजीज और अदर काइंड ऑफ अ डिजीज लाइक स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, दैट इज समहाउ वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड रहेगा और वो ओल्ड एज की डिजीज हो सकती हैं, एंड दैट इज समथिंग वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल रह सकता है। बट वॉट यू आर सेइंग इज शॉकिंग बेसिकली कि एज वी आर एजिंग आवर रिस्क ऑफ इवन गेटिंग कैंसर is getting higher. Absolutely. Yes. So like in the case of cardiac and everything, we suggest, doctors suggest basically कि अपनी lifestyle, exercise and everything. Does all those recommendation is equally valid for preventing cancer also? Absolutely. तो almost जितनी भी chronic illnesses हैं, उनके जो source हैं वो more or less same है। Like एक चीज़ है होती है chronic inflammation। तो हमारी मैं ये बोलता हूँ इन्फ्लेमेशन मतलब हमारी बॉडी में जब कोई अटैक होता है, तो जैसे आर्मी एक्टिवेट हो जाती है, तो देश पे अटैक हुआ और आर्मी एक्टिवेट हो गई तो वो तो अच्छी बात है। बट कोई अटैक नहीं हो रहा है और आर्मी ने देश पे कंट्रोल कर लिया, उसको मार्शल लॉ बोलते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमारी बॉडी में अगर वो इम्यून सेल्स कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड रहते हैं, तो उससे हार्ट अटैक का, डायबिटीज़ का, अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस का और कैंसर का। And why it remain happened? तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ थोड़ा उसमें जेनेटिक कंपोनेंट है, बट लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 मेन चीज़ें हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, और डाइट में 3 जो सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं वो हैं सॉल्ट, शुगर और स्टार्च मतलब मैदा, और एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ वाइट राइस। तो ये 3 सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं जिससे इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होता है, और वो लॉन्ग टर्म में हर तरह की बीमारियां करता है। उससे हमारे ब्लड वेसल्स अंदर से ख़राब होने चालू होते हैं, उसी की वजह से हाइपरटेंशन होता है, उसी की वजह से डायबिटीज़ होता है, इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं धीरे धीरे करके, तो उससे हमारी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, तो इंसुलिन को बढ़ना पड़ता है और ज़्यादा, तो और ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो वैसे ही करके जो टाइप 2 डायबिटीज़, जो एडल्ट्स में जो डायबिटीज़ होती है, उसका सोर्स भी यहाँ पे है, और कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। अगेन कैंसर ना बड़ी प्रॉब्लमेटिक बीमारी है, क्योंकि इसको किसी भी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में हम नहीं बोल सकते। कोई भी आदमी वो 8 साल की उम्र से सिगरेट पीना चालू कर दे और रोज़ ख़राब डाइट खाए और
धुएं में रहे दिन भर तो भी उसको 100% कैंसर होगा हम नहीं बोल सकते। और जिसने पूरी लाइफ वो हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है उसको 100% नहीं होगा वो भी नहीं बोल सकते। बट सर आपके करियर में व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग केस जो आपने देखा होगा? लाइक मे बी यू फेल्ट लाइक दिस पेशेंट इज नॉट अ केस ऑफ कैंसर केसेस और वो ऐसा कुछ ये नहीं हमको है। बहुत जल्दी समझ में आ गया था। हाँ। तो बच्चों में जो कैंसर होता है वो जनरली जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब नॉट नेसेसरीली कि पेरेंट्स से उनमें कोई ऐसे जीन्स आए हैं। बच्चे के जीन्स और पेरेंट्स के जीन्स कभी भी एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते। तो कुछ ऐसा जीन्स या कुछ ऐसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, जिसकी वजह से उनको कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है और उनमें से कुछ बच्चों को कैंसर होने का रिस्क आ जाता है। तो बच्चों में होने का वो रीज़न है। मैं जब से ऑन्कोलॉजी में आया उसके काफ़ी पहले से मुझे ये समझ में आ गया था कि इसका कोई 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 इससे अछूता नहीं है। हाँ। मैं स्कूल में था तब मेरे नाना जी जो रोज वॉक करते थे, एकदम फिट थे अपनी एज के लिए, एकदम उनको बॉइल्ड खाने के अलावा कुछ पसंद ही नहीं था। उनको मसाले वाली सब्जियां उनके लिए अगर घर में बन रही है तो उनके लिए अलग से लौकी की प्लेन सब्जी बनानी पड़ती थी क्योंकि वो मसाले वाली सब्जी खाएंगे नहीं। तो उनको कैंसर हो गया जब मैं स्कूल में था। तो तभी से मेरे दिमाग में था कि यार कैंसर किसी को भी हो सकता है। बाद में जब प्रैक्टिस किया तो मुझे ये समझ में आया कि ओके, कैंसर का रिस्क बढ़ाने और कम करने के क्या तरीके हैं, बस उतना ही हमारे हाथ में। बट एवरीवन आर इन अ रिस्क केस। तो जो भी सड़क पे गाड़ी चला रहा है उसका एक्सीडेंट का रिस्क है। जो 80 की स्पीड से छपरीपना करते हुए ऐसे ऐसे करके चला रहा है उसका रिस्क ज्यादा है। Yes, लेकिन जो सही चला रहा है उसको भी कोई छपरी आके मार सकता है। तो जीरो रिस्क किसी का नहीं है। अगर और जितने आप एक्सीडेंट के कारण सोच सकते हो अलग अलग तरह के, उतने ही कारण कैंसर के भी हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैंसर मेटाबॉलिक डिजीज है। वो सब कैंसर्स मेटाबॉलिक रीजन से होते हैं। ये वैसे ही है कि दुनिया भर के सब एक्सीडेंट सिर्फ ब्रेक फेल होने की वजह से होते हैं। नहीं, ब्रेक फेल से भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लाइक व्हेन वी से मेटाबॉलिक, बहुत लोग कहते हैं जो फास्टिंग जो होता है दैट इज लाइक अ ग्रेटेस्ट क्योर फॉर द कैंसर, और इनफैक्ट इफ यू प्रैक्टिस फास्टिंग तो आप काफी हद तक बचे रहते हैं। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं साइंस बताता हूँ। ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत रिसर्च हो चुका है और ये एक्चुअली कहाँ से चालू हुआ मालूम है? एक नोबेल प्राइज मिला था एक जापानीज साइंटिस्ट को, डॉक्टर ओसुमी करके हैं। ओके। आई थिंक 15-20 साल पहले उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने ऑटोफेजी की बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो, उन्हें ऑटोफेजी कैसे होती है उसको एक्सप्लेन किया था। ऑटोफेजी तो जब मैं स्कूल में मेडिकल कॉलेज में था तब से हम सुन रहे हैं कि जो खराब सेल्स होते हैं बॉडी उनको खा जाती है इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। तो उनने ये बताया कि फास्टिंग के टाइम पे ये स्ट्रेस बढ़ता है तो ऑटोफेजी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से अगर आप फास्ट करो तो ये खराब कैंसर सेल्स को हमारी बॉडी कैंसर बनने से पहले या एकदम अर्ली स्टेज पे उसको अटैक करके खा जाएंगी, क्योंकि वो बॉडी विल रिकग्नाइज देम एज डिफेक्टिव सेल्स। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कैंसर एक सेल से बनता है, तो एक सेल भी अगर छूट गया तो वो पूरी बीमारी बनाएगा। तो जिन लोगों का मेटास्टेटिक कैंसर होता है जो पूरे शरीर में फैल गया होता है अलग अलग ऑर्गन्स में, वो सब एक सेल से चालू हुआ रहता है, एक खराब सेल से। ऑल कैंसर स्टार्ट्स फ्रॉम द वन सिंगल सेल। हाँ, आपके शरीर में जितने भी कैंसर के सेल हैं वो एक सिंगल जो खराब कैंसर सेल बना था वहीं से वो पूरा फैला है। एंड इज इट लाइक दिस कि हमेशा हमारे बॉडी में वो कैंसर सेल प्रेजेंट रहता है? बस वो कैंसर हम तब बोलते हैं जब वो आजू बाजू के टिश्यूज को इन्वेड करने लगे। ओके। ठीक है, तो कोई आदमी मन से खराब है तो वो गुंडा नहीं है। वो गुंडा तब है जब आजू बाजू वाले लोगों को मारने लग जाए। उसका मन करता है मारने का लेकिन वो मार नहीं पा रहा है या नहीं मार रहा है, तो वो गुंडा नहीं है। वैसे ही कैंसर सेल्स का अंदर से वो एक सेल है जो खराब हो गया है, वो डिस्प्लाजिया बोलते हैं हम उसको, डिस्प्लेजिया बोलते हैं कि वो जैसे स्किन का सेल एक पर्टिकुलर टाइप का दिखना चाहिए वो वैसा नहीं दिख के वो कैंसर सेल की तरह दिखने लग गया है। बट वो कैंसर तब बनेगा जब वो आजू बाजू के टिश्यूज को इन्वेड करने लगेगा और वो रैपिडली ग्रो करने लगेगा जिसको बॉडी कंट्रोल ना कर पाए। अमंग मेन एंड वुमेन who are the more risk prone of it's more or less 50-50. Okay.
विमेन आर मोर नेचुरली प्रोन टू कैंसर्स बिकॉज जो इंडिया के टॉप 4 कैंसर्स हैं उनमें से 2 सिर्फ विमेन को होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर. ओके. एंड मेन इनवाइट कैंसर इनटू देमसेल्व्स, क्योंकि मेन के जो 2 सबसे कॉमन कैंसर हैं वो लंग कैंसर और मुंह का कैंसर, जो दोनों तंबाकू की वजह से होते हैं. अगर ये टोबैको केस को अगर हटा दें तो कितना केस लोड कम हो सकता है इंडिया में? 20 to 25% ऑफ ऑल कैंसर्स आर कॉज्ड बाय टोबैको. ये 2025 एक्चुअली ग्लोबल फिगर्स हैं. इंडिया में इट वुड बी क्लोजर टू 30% एंड अबाउट 5% ड्यू टू अल्कोहल. तो अगर टोबैको और अल्कोहल हर कोई बंद कर दे तो करीब 35% कैंसर केसेस इंडिया के खत्म हो जाएंगे. ये जो डायग्नोस हुए कैंसर, इसमें से कितने पेशेंट्स हैं who can in fact live a normal life? ऐसा कुछ हो सकता है जो like I know somewhere like stage wise रहता है. Can you explain the stage wise a bit, sir? तो स्टेज मतलब अगेन वो मेरी फेवरेट एनालॉजी है गुंडे वाली. Okay. ठीक है. तो हम एक कॉलेज के हॉस्टल में हैं. हॉस्टल का एक लड़का खराब हो गया और उसने अपने आजू बाजू के अपने रूम के लड़कों को भी बिगाड़ लिया. तो दैट इज स्टेज 0 या स्टेज 1 कि वो अभी एकदम लिमिटेड लेवल पे है. उसको बस वो उन 4 लड़कों को या तो सुधार दो या तो निकाल दो तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. स्टेज 1 में अराउंड 90 to 95% कैंसर्स जड़ से ख़त्म हो जाते हैं. उसमें जनरली मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे मुंह का कैंसर हुआ, गाल में हुआ, तो उसको सिर्फ उसको निकाल दिया, किस्सा ख़त्म. उसमें ना रेडिएशन लगेगा, ना कीमोथेरेपी लगेगा, ना कोई बड़ा आपको कहीं से फ्लैप लगाना पड़ेगा, ना आपके चेहरे पे कोई निशान आएगा. मामला वहीं ख़त्म हो जाता है. Okay. फिर वो पूरे अपने आजू बाजू के ग्रुप को वो कर लिया तो वो स्टेज 2 हो जाता है. तो जैसे जनरली ब्रेस्ट में लेस देन 1 सेंटीमीटर वो स्टेज 1 होता है. अराउंड 2 सेंटीमीटर तक का अगर हो गया तो उसको हम स्टेज 2 बोलते हैं. उसमें कभी कभी आजू बाजू के नोड्स में भी फैल जाता है. Okay. लेकिन फिर भी वो स्टेज 2 में भी उसको अर्ली कैंसर्स में गिना जाता है. स्टेज 2 में भी अराउंड 80% तक हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं. कभी कभी किसी टाइप के कैंसर्स में इसमें मल्टीपल थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है. किसी टाइप के कैंसर्स में इसमें भी सिंगल थेरेपी से पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है. स्टेज 3 होता है लोकली एडवांस्ड. Okay. कि आपका पूरा हॉस्टल ही गुंडागर्दी में पूरा आ गया. तो उस टाइम पे उस बीमारी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो फिर सिर्फ उनको डांट डपट के नहीं सीधा किया जा सकता. फिर डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने पड़ेंगे, उनको निकालना पड़ेगा. मतलब मल्टीपल थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है. और तो जैसे मुंह के कैंसर हैं उसमें रेडिएशन भी ऐड हो जाएगा. गांठ इतनी बड़ी हो चुकी रहती है कि कहीं ना कहीं से वो जो गड्ढा बनता है वो गड्ढे को भरने के लिए कहीं ना कहीं से दूसरा टिश्यू लाके वहाँ पे लगाना पड़ेगा. आपके चेहरे के ऊपर निशान खराब आ सकता है. ये सब चीज़ें स्टेज 3 में होती हैं. स्टेज 4 वो है कि आपका शहर का एमएलए ही गुंडा है. तो फिर आप ना जो भी करना है कर लो. गुंडागर्दी को शहर से ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है. तो उस स्टेज में हमको सिर्फ जितनी जनता है उनको प्रोटेक्ट करना है जहाँ तक हो सके. मतलब जितना हो सके सिम्टम्स को कम करना है और जितना हो सके लाइफ को जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ाना है. स्टेज 4 में हमारा ट्रीटमेंट का एम क्योर नहीं होता है. स्टेज 4 में उसको ट्रीटमेंट के गोल को पैलिएशन बोलते हैं. पैलिएशन मतलब आराम देना. तो कैंसर की वजह से बहुत ख़राब सिम्टम्स होते हैं और ये जनरली स्टेज 1 स्टेज 2 में बहुत मेजर सिम्टम्स नहीं होते हैं. तो स्टेज 1 स्टेज 2 में कम पकड़े इसीलिए जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम लोग उस टाइम तक डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है. स्टेज 3 में और स्टेज 4 में ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है. स्टेज 3 का सर्वाइवल नहीं होता है. स्टेज 3 में ऑन एन एवरेज अराउंड 50% सर्वाइवल है. तो स्टेज 3 में इतना सब करके भी 50% लोगों को अपन बचा सकते हैं. बट 50% लोग उस टाइम पे भी नहीं बचते हैं. और स्टेज 3 स्टेज 4 का मिला के ओवरऑल सर्वाइवल सिर्फ 20% है. और इससे भी बड़ी ट्रेजेडी एक है. इंडिया में 70 से 80% लोग स्टेज 3 और स्टेज 4 में इलाज कराने आते हैं. इसीलिए हम ये देखते हैं कि यार कैंसर के इलाज से फ़ायदा नहीं होता है. तो अगर आप स्टेज 3 और स्टेज 4 में हो तो 100 में से 80 लोगों को तो फ़ायदा नहीं होगा. तो आपको लगेगा कि इलाज करके कोई फ़ायदा नहीं है. तो आप भी जल्दी बीमारी होगी. तो जैसे मुझे हुआ, मेरा इलाज के बाद मुझे फ़ायदा नहीं हुआ. मेरा भतीजा बोलेगा कि ये चाचा को भी फ़ायदा नहीं हुआ था. कोई फ़ायदा नहीं होता है. जब तक सहन हो रहा है सहन करो, उसके बाद
डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी स्टेज 3 स्टेज 4 में जाएगा, फिर उसका भतीजा भी देखेगा कि इलाज से फ़ायदा नहीं हुआ। ये बहुत एक ख़राब साइकिल इंडिया में बन गया और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। आई वॉज रीडिंग अगेन रिसर्च, उसमें कह रहे थे कि 60% ऑफ द डायग्नोस्ड केसेस इन इंडिया एक्चुअली दे डू नॉट सर्वाइव, एंड आई थिंक उसका ये बहुत बड़ा रीज़न यही होगा दैट दे गो टू दिस मेडिकल इंटरवेंशन क्वाइट लेट। सो आप सोचिए ना कि अगर 20% हैं जो स्टेज 1 स्टेज 2 में जाते हैं, उनमें से करीब 80 से 90% बच गए हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग हैं जो नहीं बचते हैं, और 80% में से 80% का 80% मतलब 64% तो हो गया। एंड स्टेज 4 से रिकवरी चांसेस क्या रहते हैं सर? उसमें हमारा एम प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ रहता है। उसमें हमारा एम कंप्लीट ट्यूमर को ख़त्म करना जनरली नहीं रहता है। कुछ तरह के कैंसर्स में वो पॉसिबल है, लेकिन लाइफ को जितना हो सके कंफर्टेबल रखना और जितना हो सके उसको लंबा करना। स्टेज 4 इज ऑलवेज मेटास्टेसिस, मतलब स्टेज 4 मतलब वो आपका जो ऑर्गन है जहाँ चालू हुआ है, प्लस उसके आसपास के जो नोड्स हैं, प्लस 1-2 ऑर्गन्स आसपास के जो हैं, यहाँ तक अगर फैला हुआ है तो स्टेज 3 बोलते हैं। ओके। अगर वो ब्लड के थ्रू दूसरे किसी ऑर्गन में फैल गया, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर लिवर में पहुँच गया है, या हड्डी का कैंसर ब्रेन में पहुँच गया है, तो उस चीज़ को हम स्टेज 4 बोलते हैं। मतलब वो बीमारी अब पूरे शरीर में है। एक बार एक ऑर्गन से ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन में गया तो आपको मान के चलना होता है कि वो और कहीं पे भी गया होगा, माइक्रोस्कोपिक डिजीज जो अभी हमको दिख नहीं रहा है। तो उस केस में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करने का जनरली कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन स्टेज 4 में ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है और अच्छा है, क्योंकि एक तो कैंसर बहुत ख़राब सिम्टम्स देता है। कैंसर के बहुत सारे ट्रेजेडीज़ हैं, उसमें एक ये भी है कि ट्रीटेबल स्टेज में वो ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देता है, और जब वो ज़्यादा सिम्टम्स देता है तब उसका ट्रीटमेंट का चांस बहुत कम है। तो पेन, जॉन्डिस, वीकनेस, सिवियर वेट लॉस, जैसे आदमी जो 75-80 किलो का था वो 25 किलो का हो जाता है लास्ट तक, उस लेवल का वेट लॉस। ये सब स्टेज 4 में होता है, और उस टाइम पे मेडिसिन से इसको कंट्रोल कर, इन सिम्टम्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और लाइफ प्रोलॉन्गेशन अब काफ़ी मीनिंगफुल हो गया। जैसे सिद्धू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, राइट, कि मेरी वाइफ का 45 दिन हो गए हैं और अभी कोई कैंसर का साइन नहीं है। ये तो 45 दिन में क्योर कोई डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करता है। दूसरी ये बात कि उनका स्टेज 4 था भी नहीं, उनका स्टेज 3 ट्यूमर था। तीसरा, स्टेज 4 भी अगर है तो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर में 5 ईयर सर्वाइवल 25 से 30% है। 5 years survival means we can see the things in the long term. तो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर भी अगर है तो उनमें से करीब 1/3 से 1/4 लोग 5 साल बाद जिंदा रहेंगे और नॉर्मल एक्टिविटी में रहेंगे। तो कैंसर स्टेज 4 भी जनरली डेथ सेंटेंस नहीं होता है कि अब वसीयत लिखने का टाइम आ गया है, और ऐसा नहीं होता है। विद ट्रीटमेंट उस स्टेज 4 का भी सर्वाइवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। Like how hard it is for you when people come to you. Does people always come to you with the knowledge that they are having cancer? Because you being a specialist, तो आपके पास शायद वैसे रेफर होते होंगे। तो हमारे ना 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जिनको पक्का श्योर है कि उनको कैंसर है, लेकिन उनको कैंसर नहीं है। वो 15 डॉक्टरों के पास जाके आ चुके हैं, सबने बोल दिया भाई तेरे को कैंसर नहीं है, लेकिन वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और उनको सुनना है 50 लोगों से कि वो कैंसर नहीं है। एक वो आते हैं। और दूसरे ज़्यादातर जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो किसी ना किसी ने रेफ़र किया होता है। कोई ना कोई उनको बोलता है कि भाई आपको कैंसर है, या बिकॉज आप लोग लेडर के टॉप पे हैं, जो पहले कनेक्शंस में तो कोई नॉर्मल जो स्पेशलिस्ट है उनके पास आते हैं। तो जो लोग सिर्फ शक की वजह से सीधे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जैसे आपको मुंह में छाला है या किसी को ब्रेस्ट में गांठ है तो आप पहले किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओगे, डेंटिस्ट के पास, ENT सर्जन के पास, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। उनको अगर शक होएगा तो वो कुछ टेस्ट कराएंगे, उसमें अगर कैंसर निकलेगा या कैंसर का हाई लाइक्लीहुड निकलेगा तो फिर वो आपको बोलेंगे। तो फिर या तो आप खुद डिसाइड करोगे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने का, या वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। तो ज़्यादातर हमारे पास इस रूट से पेशेंट्स आते हैं जिनको ऑलरेडी या तो हाईली सस्पिशियस है या फिर उनको कंफर्म हो गया है। आई वांट टू नो सर कि उनकी
as a doctor, look, you'd see the things from the 2 point of view. One is that you look to the disease and you look the actual things, वो क्या हो रहा है, but एक emotional side होता है patients के. So I want to know कि usually आपको किस प्रकार के ये जो emotional dealing है उसमें आपको deal करनी पड़ती है. What kind of a difficulty you face when you tell them that yes you are suffering and say stage 3 stage 4 पर है. What kind of a reaction you see, or what kind of a thing that it becomes challenging for you to handle at such point of time? It is a very difficult. So oncology की जो हमारी ट्रेनिंग होती है मॉडर्न ऑन्कोलॉजी में, हमको डिस्कसिंग डिफ़िकल्ट इश्यूज़ करके हमको एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती है. बट अल्टीमेटली ये आपकी पर्सनैलिटी आपको गाइड करती है कि आप किस तरह से बात करोगे. वो कोई ट्रेनिंग में लिखा हुआ सेंटेंस आपको स्टेज 4 कैंसर में हम ऐसे बोलेंगे तो वो इट विल नॉट वर्क. तो आपको बेसिकली उनको समझ के थोड़ा जेंटली, थोड़ा सा पहले सॉफ्ट वे में बोलना रहता है, और धीरे धीरे उनको पूरी रियलिटी बतानी रहती है. ज़्यादातर जब हमारे पास आते हैं तो कुछ और टेस्ट बाकी रहते हैं, तो हमको अगर समझ में भी आ रहा है तो हम बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा लग रहा है, शक है, लेकिन अपन ये टेस्ट का वेट करते हैं, इसका रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे. सबसे डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन होता है जब यंग लोगों को बहुत एडवांस कैंसर रहता है. कल ही एक लड़का आया था 32 साल का, उसके 2 बच्चे हैं और उसको लंग कैंसर है, बोन्स में फैल गया है. And so is it stage 4? It is stage 4. And his wife is not at all educated. And फैमिली सपोर्ट भी नहीं है. और मतलब जो आप वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो, उसके दिमाग में जो चल रहा होगा कि मैं तो जा रहा हूँ, वो एक ट्रेजेडी, और मेरे फैमिली का क्या होगा, वो दूसरी ट्रेजेडी. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस. एंड इंडिया में कोई ये सब रिसर्च नहीं करता है. यूएस में ऑन्कोलॉजिस्ट के मेंटल हेल्थ के ऊपर लोगों ने रिसर्च. That's what I want to know. तो इंडिया में कोई करता नहीं है. वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग सोचते हैं इंडिया में तो हाँ ठीक है ना, डील करेंगे, डॉक्टर हैं, उनका काम है. In fact, इंडिया में तो डॉक्टर्स लोग की थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया विच ऑलवेज प्रोपोगेट्स द नेगेटिव थिंग्स, कहीं ना कहीं ये सारे हुआ है. इवन टू द टीचर्स, इवन टू द डॉक्टर्स, कहीं ना ये बोल दिया जाता है कि ओके, आई मीन अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड दे आर पुटिंग आउट. मे बी जैसे कि सेल्स में 1-2 रोग सेल्स होते हैं, सो इन दैट वे ऐसे हो सकते हैं. देखिए, ऐसा 1-2 भी नहीं बोलूँगा. इंडियन सोसाइटी में जितने % इंजीनियर करप्ट हैं, जितने % लॉयर्स करप्ट हैं, जितने % टीचर्स करप्ट हैं, उतने ही % डॉक्टर्स भी करप्ट हैं. क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस में कोई आपकी मोरालिटी तो टेस्ट करता ही नहीं. ये सेम उसी एनवायरनमेंट से सभी आए हैं. तो जितने % लोग करप्ट हैं वो हर प्रोफेशन में करप्ट हैं. इसीलिए डॉक्टर के पास रेपुटेशन, डॉक्टर की रेपुटेशन, उनका बैकग्राउंड, उनका पेशेंट्स का फीडबैक, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता जाता है. वो उस रियलिटी को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हर प्रोफेशन में कुछ लोग हैं जो सही काम नहीं कर रहे हैं. बट तो हम साइकोलॉजी की बात कर रहे थे. हाईएस्ट सुसाइड रेट्स अमंग्स ऑल प्रोफेशंस, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, प्लम्बर से लेके नासा साइंटिस्ट से लेके हर प्रोफेशन में हाईएस्ट सुसाइड रेट वाज पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट. आप सोच के देखो, जो जिनके पास रोज बच्चे आते हैं जिनको कैंसर हुआ होता है. एंड थोड़ा सा बताएंगे क्या चलता होगा उनके दिमाग पे सर? बहुत मुश्किल है समझना. मैं तो थैंकफुल हूँ कि मैं हेड एंड नेक एंड ब्रेस्ट कैंसर्स में मेरा 70-80% काम उसी में है. Do they blame themselves for most of the problem? एक ऐसा रहता है क्या कि कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, I am not able to control? नहीं, देखिए क्या होता है ना, ह्यूमंस सोशल एनिमल है. मैं अगर आपके साथ बैठूंगा और अच्छी बातें करूंगा और शाम भर अपनी शाम अच्छी जाएगी, तो आपका मूड पहले ख़राब भी था तो फिर अच्छा हो जाएगा. और मैं बैठ के अपना रोना रोता रहूँगा तो आपकी लाइफ अच्छी भी चल रही है, तो आप घर जाओगे तो आपके सर में दर्द हो रहा होगा. तो हम दूसरे के इमोशंस को कैच करते हैं. हम सामने वाले के इमोशंस हम फील करते हैं, और जो फील नहीं कर पाते हैं उनको साइकोपैथ बोला जाता है. साइकोपैथ का डेफिनेशन ही है कि जिनमें एम्पैथी नहीं है. एम्पैथी मतलब जो मेरे इमोशंस हैं वो आप फील ना कर पाओ, आपके इमोशंस मैं फील ना कर पाऊँ, वो होता है साइकोपैथी.
99% लोग वैसे नहीं होते। तो सामने वाले के इमोशंस आपके सामने रोज पेरेंट्स बैठे हैं जो दुखी हैं, बच्चा है जो सफ़र कर रहा है, या अडल्ट भी है जो सफ़र कर रहा है। जो मैं इमोशनल हो गया था कल, वो जिस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ, I could see that. सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट एंड इट्स सो, वो इनह्यूमन बिहेवियर है। तो इसमें जो इनह्यूमन है वही उस चीज़ से अछूता रह सकता है, बाकी तो सबको अफेक्ट करता ही है। Yeah, that's true. Because and by understand, and especially Indian perspective से, where we do not have a security for like the way you said कि वो जो person वो आए जाएगा तो क्या होगा? So all those things play in our mind heavily. I know हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। In Western world at least we could sense, you being a doctor, अगर आपने Western world के कोई पेशेंट हैं, US में आप बैठे हैं, पेशेंट है, you can at least think about, look, the government is there to take care about them, they will have a good average life at least. बट आपने ब्रेकिंग बैड देखा है? एक सीरीज है No. नेटफ्लिक्स पे, एंड द होल सीरीज इज अबाउट अ स्कूल टीचर हु बिकम्स अ ड्रग डीलर। Okay. एंड व्हाई डज ही बिकम अ ड्रग डीलर? उसको एडवांस लंग कैंसर हो गया। Okay. और उसको मेरे बच्चों का और मेरी वाइफ का क्या होगा उसकी चिंता में वो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग करने लगा। अपना केमिस्ट्री टीचर अपने केमिस्ट्री का नॉलेज यूज़ करके ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने लगा, जिससे कि मैं पैसा उनके लिए कुछ छोड़ के जाऊँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया में अछूता है। परिवार की चिंता और जो मेन अर्नर है उसके जाने से सबको प्रॉब्लम होता है। लेकिन इंडिया में तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से अपने सब लोगों को बोलना चाहूँगा, 2 चीज़ें अपने और अपने फैमिली के लिए ज़रूर करिए, एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। सो इम्पोर्टेंट। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं ये ट्रीटमेंट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो भगवान ना करे कुछ होता है तो आपके बाद आपकी फैमिली, तो ये 2 चीज़ें हर आदमी के पास, हर औरत के पास, सबके पास होनी चाहिए। एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को उसमें जीएसटी भी हटा देना चाहिए। अभी तो हटा दिया है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, मैं जीएसटी हटा, मेरे खर्चे जो कम हुए वो तो उसके तो ठीक ही है। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी 0 कर दिया। सो दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थिंग to be happen. Yeah, true. Turning the discussion on a lighter side now, we have been quite like बहुत heavy. Actually, my intention is like this कि sir आपके Instagram handles पर, ये सब पर there are lot of information which is very relevant for the people जो देखते हैं या फिर वो समझते हैं। मैं basically इस particular instance के, like when we talk about the cancer, I just want to know, basically मुझे यही ज़्यादा interest था, like how the mental challenge that doctors goes and also the kind of a mental challenge that patient undergoes. ये मेरा मेन इंटेंशन है। विल टॉक अदर थिंग ऑल्सो इफ टाइम परमिट्स ऑब्वियसली। ये तो एक चीज़ें हैं, बट देयर कुड बी अ ब्राइटर स्पॉट ऑल्सो, लाइक जब आपको लगा कि थिंग्स आर वेरी होपलेस एंड यू स्टार्ट लुकिंग टू द होप्स एंड एवरीथिंग, वो कोई ऐसा इंस्टेंस है विच यू कुड शेयर? बहुत हैं। तो हमारी लोग अक्सर बोलते हैं कि यार ये तो अभी 65-70 साल के हो गए, इनका क्या इलाज करना। मेरे जो 2 ओल्डेस्ट पेशेंट हैं, ओल्डेस्ट लेडी was 98, उनका ब्रेस्ट कैंसर था। 98 उनको ब्रेस्ट कैंसर था। उनका ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी किया हमने। उसके बाद उनको अब 5 साल हो गए हैं एंड शी इज़ डूइंग वेल। तो अभी वो 103 साल की हैं। गांव की थी तो वो 98 एग्जैक्टली थी कि वो 90 भी हो सकती थी, बट वो ईजीली 90+ थी, क्योंकि उनके साथ उनका बेटा आया था जो खुद अराउंड 75-80 ईयर्स ओल्ड था। तो 98 इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर हर। दूसरे जो ओल्डेस्ट मेल हैं उनको लिप का कैंसर था, ही वॉज 102। ओके। एंड वो लिप के कैंसर का हमने सर्जरी किया। उसके बाद वो 4 साल तक रहे, उसके बाद अनरिलेटेड रीजन से वो चले गए। लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट की कोई एज नहीं होती। वो लेडी बहुत बढ़िया लेडी थी। उनका बेटा आया था लेकिन वो दूसरे शहर में रहता था। तो वो यहाँ पे अकेली रहती हैं और उनको लेके कौन आए थे? उनके मोहल्ले वाले। एंड उनको उनके साथ 24 घंटे 2-3 लोग रहते थे। हमको भगाना पड़ता था कि इतने लोग वार्ड में मत रहो। क्योंकि उनने पूरी लाइफ अपने मोहल्ले वालों के हर सुख दुख में उनका साथ दिया था। तो वो बोले कि इस टाइम पे हम माँ जी को अकेला छोड़ ही नहीं सकते। तो
आपके जो कर्म हैं आपके पास वापस आते हैं। उनने पैसे वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे उनके पास, उनने बस हर तरह से हेल्प की सबकी। तो उनको जब ज़रूरत पड़ी तो उनको मोहल्ले वालों ने भी हेल्प की और भगवान ने भी हेल्प की, वो सर्वाइव कर रही हैं। Wow, that's so nice. And in the like younger cases ऐसा कुछ? देखिए, एक बड़ी पर्सनल स्टोरी। मेरी कज़न, जब मैं ऑन्कोलॉजी में नहीं था, मैं एमएस कर रहा था मुंबई में, उस टाइम पे उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ था। वो मेरे से भी छोटी है, तब वो 19-20 ईयर्स ओल्ड थी। एंड बहुत एक्सटेंसिव कैंसर था। उसका टाटा मेमोरियल में ट्रीटमेंट हुआ। मैं तब मुंबई में ही था, इसलिए मैं उससे मिलता रहता था। उसका सर्जरी जब हुआ था तब उसको 7 लीटर ब्लड लॉस हुआ था। बॉडी में 5.5 ही लीटर होता है। 5.5 लीटर होता है। हाँ, 7 लीटर। तो उसको ब्लड चढ़ता जा रहा था और ब्लड निकलता जा रहा था, और अगले 24 घंटे में 7 लीटर और ब्लड लॉस हुआ। एंड उसके बाद भी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। उसका कीमोथेरेपी भी लंबा चला, उसको 2-3 सर्जरीज और करनी पड़ी। एमएस में था, मैं सर्जरी सीख रहा था, ऑन्कोलॉजी का तो उतना नॉलेज भी नहीं था, बट बेसिक्स मुझे पता था। और मैं सोच रहा था कि यार वो तो बचेगी तो नहीं, क्यों हम उसको टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों ना हम उसको जाने दें। दिस वाज अराउंड ईयर 2000। अभी वो एमपी में स्मार्ट सिटीज़ बना रही है। वो सीए है और एमपी में वो स्मार्ट सिटीज़ बना रही है। गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं और स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट में। तो लाइट हर जगह है, हमको देखना पड़ता है। हम अगर आँख खोल के देखें तो बहुत पॉजिटिव स्टोरीज हैं हर फील्ड में, बट अनफॉर्चुनेटली नेगेटिविटी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, एज ह्यूमंस भी एंड एज मीडिया भी एंड एज सोशल मीडिया भी। तो एक पॉजिटिविटी वैक्सीन की बात आती है, एंड हाउ पॉजिटिव द न्यूज़ इज। लाइक वी कैन अंडरस्टैंड अभी वो mRNA वैक्सीन वगैरह जो रशिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है, हाउ पॉजिटिव दैट न्यूज़ इज? We don't know yet. Okay. So it is at a very early stage. Phase 1 trials बोलते हैं हम इसको। Phase 1 में ये होता है कि हम सिर्फ उसके सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है लेबोरेटरी में या एनिमल्स में जिसमें उस सेम तरह का कैंसर है उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, और ह्यूमंस में उसके सिर्फ अभी तक सेफ्टी ट्रायल्स हुए हैं। Okay. तो जो एफिकेसी के जितने भी नंबर्स हैं, मतलब उसके ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस के जितने नंबर्स हैं, वो सब लैब से और एनिमल मॉडल से हैं। उसमें अराउंड 60 to 80% कैंसर सेल्स उससे ख़त्म हो जा रहे हैं। लेकिन कैंसर एक सेल से चालू होता है, एक भी सेल बॉडी में रह गया तो पूरी बीमारी दोबारा बनती है। तो 60 to 80 काफ़ी नहीं है। तो वो अकेला कैंसर का ट्रीटमेंट बन जाएगा अभी के उसमें, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा, ह्यूमंस में अभी तक ट्रायल हुआ ही नहीं है। कई चीज़ें जो लेबोरेटरी में काम करती हैं, जब हम ह्यूमन बॉडी में उसको यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस कभी ज़्यादा आता है एक्सपेक्टेड से, कभी एक्सपेक्टेड से कम आता है। तो ह्यूमन ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, उसके रिजल्ट्स अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं। उसके रिजल्ट्स जब आएंगे तब अपने को समझ में आएगा कि वो ट्रायल्स में कितनी इफेक्टिव है। उसके बाद जब वो रियल वर्ल्ड में आएगी, और रियल वर्ल्ड में आने के 5 साल बाद अपने को समझ में आएगा कि उससे कितने लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो हमारा एक टेंडेंसी होता है कि हर चीज़ को एक हाइप कर दें कि ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी है, ये चीज़ बहुत ही खराब है। लेकिन एक बैलेंस व्यू में मैं सोचूं तो ये एक नया एक हथियार हमारे पास आ रहा है। बाकी जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उसके साथ ये भी जोड़ दें तो उस ट्रीटमेंट की एफिकेसी बढ़ सकती है। उस ट्रीटमेंट के से हम जो मैं 20, 80, 90 जितने भी नंबर्स बोल रहा हूँ, उस नंबर को हम और बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट उतना तो हमको होप रखना ही चाहिए। और दूसरा, ये वैक्सीन वो पोलियो की ड्रॉप्स जैसी नहीं है कि पूरे इंडिया को पिला दिया जाए और पूरे इंडिया में कैंसर बंद हो जाए। ये वो कैंसर के सेल्स के कुछ ऊपर के मॉलिक्यूल्स को लेके उन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को ट्रेन करके और उस पर अटैक करने के लिए है। तो हर कैंसर के ऊपर के ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं। तो कोलोन कैंसर का और लंग कैंसर का एक जैसा नहीं होता है। फिर उनमें से भी हर कैंसर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, और सेम टाइप के भी 2 लोगों में होंगे। अगर मुझ में और मेरे भाई में है तो उन दोनों के सेल्स के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा अंतर होगा।
तो ये पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। ओके। तो ये बेड नंबर 6 के लिए जो वैक्सीन बनी है वो बेड नंबर 5 और बेड नंबर 7 को नहीं लग सकती अगर उनका डायग्नोसिस सेम भी है तो। दैट मीन्स बहुत इनिशियल स्टेज है ना दैट मीन्स नहीं, दैट मीन्स इट इज एन पर्सनलाइज्ड थेरेपी। इट इज ओके। लाइक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कि ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ वो राजेश के लिए है। हर आदमी के लिए अलग वैक्सीन बनेगी, हर ट्यूमर के लिए अलग वैक्सीन बनेगी। ओके। तो उससे थोड़े से कॉस्ट इम्प्लीकेशंस भी आते हैं। तो हमको पता नहीं अभी कि कितनी महंगी होगी, लेकिन शुरुआती स्टेज में काफ़ी महंगा होने का चांस है। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी जैसे इम्प्रूव होती जाएगी वैसे वैसे कॉस्ट कम होता जाएगा। कॉस्ट की बात आई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉस्ट फैक्टर जो कैंसर ट्रीटमेंट में लगता होगा, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कीमोथेरेपी जो होता होगा वो इज इट? कीमो से ज़्यादा इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज। ओके। तो कीमोथेरेपीज अभी करीब 50-60 साल पुरानी चीज़ हो गई हैं, उसमें नए नए ड्रग्स आते रहते हैं, बट वो उसी के कुछ वेरिएशंस आते रहते हैं जिनसे या तो इफेक्टिवनेस बढ़ती है या साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं इस तरह के। तो वो उतने महंगे नहीं होते। जो नए ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आए हैं, जैसे मैंने बोला मॉलिक्यूल्स को टारगेट करना, तो कुछ मॉलिक्यूल हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के करीब 30% पेशेंट्स में पॉजिटिव रहते ही हैं। तो उनको टारगेट अगर हम करें तो वो उन 30% पेशेंट्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। ओके। इसको जैसे HER2 रिसेप्टर्स बोलते हैं। कोई भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट होगा तो वो हमेशा बताएंगे हार्मोन पॉजिटिव है, HER2 ट्रिपल नेगेटिव है, इस तरह का उनको पता रहता है। इसी तरह की एक ड्रग है, एक तरह का ल्यूकेमिया होता है, CML बोलते हैं, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। उसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब हुआ करते थे। वो 10% के आसपास उसका सर्वाइवल था। अभी एक टैबलेट आ गई है, सिर्फ एक टैबलेट आपको रोज़ खानी है, बहुत महंगा भी नहीं रहता, महीने का 2,500-3 हज़ार रुपये का वो टैबलेट आता है। तो वो टैबलेट अगर आप खाते रहें, वो भी एक तरह की टारगेटेड थेरेपी है। तो CML, बस वो टैबलेट खाने से वो CML हमेशा के लिए दबा रहेगा और क्योर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं, बट ये भी जो CML की टैबलेट है, ये आज से 7-8 साल पहले 1 महीने का कोर्स 1-1.5 लाख रुपए का हुआ करता है। तो मेडिसिन जब नया रेवोल्यूशनरी नई मेडिसिन बनती हैं तो वो शुरुआत में बहुत महंगी होती हैं, धीरे धीरे उसका कॉस्ट कम होता है। तो अभी इम्यूनोथेरेपी सबसे महंगी मेडिसिन में आता है। किसी किसी का 2.5-3 लाख रुपए महीने का खर्चा होता है, किसी किसी का उससे ज़्यादा भी होता है, किसी का उससे कम भी हो सकता है। तो टारगेटेड मेडिसिन और इम्यूनोथेरेपी, ये दो अभी सबसे महंगे हैं। इसके साथ ही कुछ स्पेशलाइज तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह, वो बहुत महंगे हैं। वो करीब 25-30 लाख रुपए उसमें लग जाते हैं। तो वो आम लोगों की पहुंच से थोड़ा बाहर हो जाता है। ओके। और आप इंडियन सोसाइटी में देखते हैं क्या, लाइक एक डर टुवर्ड ऑल दिस थेरेपीज, अरे ये थेरेपी करने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एंड दे मे बी वेस्टिंग टाइम टू गो अंडर टू दैट थेरेपी, और वो जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो चलते रहते हैं इंडिया में, लाइक ये काढ़ा पीना, टेकिंग दैट पाउडर, दैट जूस। तो इंडिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है पता है आपको? बताइए। इंडिया की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हमें बीमारी से ज़्यादा ट्रीटमेंट से डर लगता है। ओह वाह, हम में से किसी को बीमारी से उतना डर नहीं लगता। BP की गोली मैं खाता रहूँगा तो मेरे को क्या प्रॉब्लम होगा, तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी तो मेरे को तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। BP अगर बढ़ा रहेगा तो क्या तकलीफ हो जाएगी, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। मेरे पास कैंसर के पेशेंट्स भी आते हैं कि लेकिन मेरे मुंह पे निशान आ जाएगा तो, मेरा मन करता है बोलने का कि मुंह रहेगा तब निशान आएगा ना। That's so true. कीमोथेरेपी से मेरे बाल झड़ जाएंगे, बाल तो फिर से आ जाएंगे, आप कहाँ, आप तो फिर से नहीं आओगे। तो हमें बीमारी से ज़्यादा ट्रीटमेंट से डर लगता है। इस वजह से हम शॉर्टकट लेते हैं। और शॉर्टकट भी आपका, मेरा, हर इंडियन का सबसे फेवरेट चीज़ है कि आगे थोड़ा सा ट्रैफिक दिख रहा है, ये गली में घुस जाते हैं। और वो अक्सर ये होता यही है कि गली में घुस जाते हो, वो वहाँ पे आगे एक गाय खड़ी रहती है और आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है जहाँ पहुँच रहे हो वहाँ पहुँचने में। लेकिन हमें पढ़ाई में शॉर्टकट लेना है, हमें ट्रैफिक में शॉर्टकट लेना है, हमें काम में शॉर्टकट लेना है, जो अभी ChatGPT ने और इजी कर दिया है काम में शॉर्टकट लेना। तो यार ऑपरेशन कौन कराएगा, ये एक जड़ी बूटी या एक शक्कर की गोली खा लेते हैं, उससे ही हमारा बीमारी अगर अच्छी हो जाए, ज़बरदस्ती ये सब करने का क्या ज़रूरत है। उसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड है अगर अच्छी हो जाए। तो अल्टरनेटिव थेरेपी इंडिया में हर साल, मैं बताता हूँ कोई बिलीव नहीं करता, हर साल अल्टरनेटिव थेरेपी इंडिया में $25 बिलियन कमाती है।
Is it much more than this? नहीं, इट इज़ लेस देन मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में आपको आईसीयू बनाने पड़ते हैं, आपको सीटी स्कैन्स, पेट सीटीज, रेडिएशन मशीन डालने पड़ते हैं। मॉडर्न मेडिसिन इज हाई। एक कैंसर हॉस्पिटल, प्रॉपर कैंसर हॉस्पिटल बनाने में 350 करोड़ का खर्चा है। ओके। और एक होम्योपैथी का क्लिनिक खोलने में या इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। तो प्रॉफिट में और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में अल्टरनेटिव मॉडर्न मेडिसिन से कहीं आगे है, क्योंकि उनका कोई खर्चा नहीं है। लेकिन $25 बिलियन कमाने के बावजूद भी एक भी, जितने भी बड़े बड़े आप अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम सुन लें, एक ने भी ये कहीं नहीं बताया है कि उनके कितने % कैंसर पेशेंट्स 5 साल बाद ठीक है। उसमें तो 5,000 रुपये का खर्चा है, पे एक आदमी को बिठा दो, आपके पास पेशेंट्स की लिस्ट है, 5 साल पुराने पेशेंट्स को कॉल करो और पता कर लो कि कितने ठीक है। ज़ीरो डेटा। तो या तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है या उनको एंड आई थिंक पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, लाइक इफ यू टॉक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ लीगल आल्सो, सो लीगल ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा उन पे आती भी नहीं है, कभी नहीं। दिस इज हाउ आवर इंडियन सोसाइटी वर्क्स, क्योंकि वो पेशेंट को पता होता है कि हम शॉर्टकट ले रहे हैं। ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस शॉर्टकट ना सर, मतलब एक अच्छा फिनोमेनन देखा हूँ मैं, लाइक बिकॉज मैं ये कंटेंट क्रिएट करता हूँ एंड माई चॉइस इज लाइक टू टॉक समथिंग सीरियस। इफ यू कुड सी टू दिस, ये कॉन्वर्जेशन को भी मैं थोड़ा सीरियसली ले जा रहा, बट देन सम टाइम आउट ऑफ नीड मैं 1-2 ऐसे भी शॉर्टकट्स वाले कंटेंट क्रिएट किया हूँ, एंड बिलीव मी, उसमें जितनी ट्रैक्शंस आती हैं, उसमें जितनी व्यूज आती हैं, दिस सीरियस टॉपिक डजंट टेक दिस। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ सोसाइटी समथिंग इज लाइक, या तो आई एम रॉन्ग और माय सोसाइटी इज रॉन्ग, आई डोंट नो वेयर द मिस्टेक, आई थिंक आई एम रॉन्ग। देखिए ऐसा है, सोसाइटी तो जो है वो है, हम ही लोगों ने बनाई है, हम ही हैं सोसाइटी। Yeah, that's why I say I am wrong. तो हम, और ये प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया में है कि पॉडकास्ट से ज़्यादा लोग इंस्टा रील्स और टिकटॉक में इंटरेस्टेड हैं। तो क्योंकि उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर एक कहा जाता वो है, एक स्टेटमेंट है लाइक कैंसर प्रिवेंशन स्टार्ट्स इन योर किचन एंड फ्रॉम योर डेली हैबिट्स। हाउ फार दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? सो फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने पहले भी बात किया कि डाइट एंड ओबेसिटी कंट्रीब्यूट टू अराउंड 20-25% ऑफ ऑल कैंसर्स। इन्फ्लेमेशन की बात की, उसमें फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बैलेंस डाइट, और मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ कि हमारी डाइट बैलेंस्ड हो, उसमें ज़्यादातर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हो, उसमें मीठा बहुत कम हो, उसमें वैरायटी ऑफ फूड हो, एक ही तरह की चीज़ हम रोज़ नहीं खाते रहें, हम एक साथ ज़्यादा ना खाएं। एक ही तरीके की चीज़ें भी रोज़ नहीं खाना। नहीं, क्योंकि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपको बैलेंस के पर्सपेक्टिव से, आप रोज लौकी खाओगे तो आपको रोज लौकी के ही इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। कैन वी गेट कैंसर बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आल्सो? नहीं, बट वी कैन गेट कैंसर बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट बैलेंस्ड। कोई एक ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जिसकी डेफिशिएंसी से कैंसर होता है, बट इम्बैलेंस्ड मील से कैंसर होने के रिस्क बढ़ते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड ओबेसिटी। ओके। हम एक बार में ज़्यादा ना खाएं, हम बहुत बार बार ना खाएं, रात को बहुत लेट ना खाएं, हम सिगरेट और हर तरह के नशे से दूर रहें, हम अपना लाइफ को एक्टिव रखें, दिन भर पड़े ना रहें। इन सब के लिए हमारे ऋषि मुनि एक वर्ड छोड़ के गए हैं जिसको बोलते हैं सात्विक। सात्विक लाइफस्टाइल इज एंटी कैंसर लाइफस्टाइल, जिसमें आप मोरालिटी, एक्टिविटी एंड बैलेंस डाइट तीनों को इंक्लूड करो, तो वो एक एंटी कैंसर लाइफस्टाइल का एक मंत्र है। एक जो लास्ट क्वेश्चन है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल, क्या आपके केस में ऐसा कुछ देखें लाइक हु इज लाइक फिजिकली एस्थेटिकली वेरी फिट, एस्थेटिकली क्वाइट फिट, लगभग सब कुछ वो है, व्हाट आई वांट टू से ओवर एक्सरसाइजिंग और समथिंग लाइक दिस, ओवर डिपेंडेंट ऑन all kind of supplements and everything that has prompted अभी उसका बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। बहुत सारा प्रोटीन का भी फियर फैलाया जाता है, क्रिएटिन का फियर फैलाया जाता है, लेकिन ये बहुत हेविली रिसर्च्ड मॉलिक्यूल्स हैं। अभी तक कोई रीज़न नहीं है ये मानने का कि उसकी वजह से कैंसर होता है। ओके। ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स के बहुत सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फॉर्चुनेटली कैंसर उसमें से अभी तक बहुत प्रोमिनेंट नहीं है,
बट हाँ, थोड़ा सा वो इन्फ्लेमेशन को भी अफेक्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन फॉर्चुनेटली कैंसर अभी तक बहुत बड़ा उसका एक कॉन्सिक्वेंस नहीं निकला है। ज़्यादा प्रॉब्लम आलस में है और ज़्यादा प्रॉब्लम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है। बिकॉज इफ यू से ना कि ओवर एक्सरसाइज से प्रॉब्लम होता है। ओवर एक्सरसाइज से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन द सेंस व्हेन यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस लीड्स टू अनहेल्दी बिहेवियर, स्ट्रेस लीड्स टू लैक ऑफ स्लीप। वो सब इश्यूज की वजह से उससे कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। आप अलग अलग तरह के इंजेक्शंस अगर ले रहे हैं तो उससे कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ने का चांस है। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं ना, वो बेसिकली आपके मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इंजरीज और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और कार्डियक हेल्थ को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ऑन्कोलॉजी में उतना बड़ा रोल नहीं है उसका। बट आज जब भी हम किसी कैंसर पेशेंट्स के बारे में सुनते हैं, ऐसा जब सुनने में आता है कि लाइक he has been detected with the cancer, एक बहुत बड़ा डिस्कशन में तुरंत आजकल आ रहा है, it's about the food, especially the use of pesticides and fertilizers like this. How much true it is? Pesticides and fertilizers can be carcinogenic in very high dose.